और आज के वीडियो में हम लोग एडीएचडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ बहुत आराम से और बहुत सिंपली भाषा में बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बताने का मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बच्चे को बेवजह में कोई डिजीज़ है ये बोलना शुरू कर दें। ठीक है, बचपन में वो बदमाशी करते हैं तो उसे बदमाशी की तरह ही ले। ठीक है, इस वीडियो को मैं बस सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि लोग अवेयर रहें कि हाँ, एडीएचडी नाम का भी एक डिसऑर्डर होता है जिसको अगर हम बचपन से ही बच्चों में कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये चीज़ बचपन बचपन में ही और बच्चों में ही ज़्यादातर देखी जाती है। और इसको अगर बचपन में हम लोगों ने कंट्रोल में नहीं किया है तो उससे हमारे बच्चों को जब बड़े वो हो जाते हैं तो उन्हें एक प्रॉब्लम होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो इस वीडियो में बताई गई हैं तो उनको ये डिसऑर्डर है। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद में किसी कंक्लूजन पे उतरिएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर अपने बच्चे को बेवजह में कोई डिसऑर्डर है ये सब कहना मत शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, और इस डिसऑर्डर के बारे में जानना मेरे को लगता है सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ने लगा है और मार्केट में ये बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने जाने लगा है। इसकी डायग्नोसिस अब ज़्यादा होने लगी है पहले के मुकाबले। इसके बहुत सारे कारण हो चुके हैं, जिसमें से मेन कारण है हम लोगों का फूड इनटेक का चेंज होना। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग फूड्स ले रहे हैं, जो मिलावटी खाने हम खा रहे हैं, इनके कारण भी ये हो रहा है। ठीक है, पानी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इसका कारण ये सिर्फ पेरेंटिंग नहीं है कि हाँ आप लोगों ने गलत पेरेंटिंग की है तो ऐसा हुआ है, सिर्फ यही नहीं है। बच्चा बहुत ज़्यादा चीनी खा रहा है इसलिए बीमार पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सब इसमें जो मिथ हैं, मैंने इस वीडियो में ये सबको कवर किया है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आराम से देखिएगा और मेरा जो मैसेज है उसको याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो एडीएचडी के बारे में समझेंगे, एडीएचडी क्या है, एडीएचडी इम्पैक्ट कैसे करता है डेली लाइफ को, कॉग्निटिव और बिहेवियरल सिम्टम, इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये दोनों क्या हैं। फिर डायग्नोस कैसे करते हैं एडीएचडी को। फिर एडीएचडी वर्क प्लेस में कैसे इफेक्ट कर रहा है, काम करता है। जब आदमी बड़ा हो जाता है, वही बच्चे को एडीएचडी था वो वैसे ही बड़ा हो गया, उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराई, तब कैसे वो इफेक्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट है एडीएचडी एजुकेशन पे कैसे इफेक्ट कर रहा है, मैकेनिज्म कि हम कैसे इससे लड़ सकते हैं, और फ्यूचर क्या है एडीएचडी का, और रिसर्च और ट्रीटमेंट। अब सबसे पहले एडीएचडी क्या है। तो एडीएचडी का मतलब होता है इट इज अ बिहेवियरल डिसऑर्डर नोन एज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, ये जो हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है ना इम्पल्स को कंट्रोल करने की, व्हाट इज इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में मैसेजेस ट्रैवल करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कुछ गर्म छुआ है तो मेरे ब्रेन तक एक सिग्नल जाएगा कि हाँ मैंने कुछ गर्म छुआ, अपना हाथ हटाओ। तो वो इम्पल्स हो गई। ठीक, मैसेजेस को ही यहाँ पे इम्पल्स बोलते हैं। तो हमारे ब्रेन तक नॉर्मली वैसे ही बहुत आराम से जाते हैं। ठीक, लेकिन जब भी किसी को एडीएचडी होता है तब क्या होता है कि ये इम्पल्सेस और इम्पल्सेस सही से नहीं जा पाती। और जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे ग्लास उठाना, बात करना, देखना, चलना, खाना खाना, ठीक है, हाथ ना कांपते हुए खाना खाना, ये सब हम लोग की नॉर्मल एक्टिविटीज हैं। ठीक, लेकिन इन सब में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है। और अटेंशन लगाना, जैसे कि मान लीजिए हम कई 4 मिनट की या 5 मिनट की भी कोई चीज देख रहे हैं तो हम 4-5 मिनट भी फोकस नहीं कर पा रहे, हमारा अटेंशन इतना कमजोर हो रखा है। तो इस कंडीशन को हम लोग एडीएचडी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, कि आप तक मैसेज जा भी ना है पर आप उससे पहले रिएक्ट कर दे रहे हो, आप एक्ट पहले ही कर दे रहे हो, बिना सोचे ही आप कुछ भी कर दे रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो ऐसे इंसान को बोला जाता है कि इसको एडीएचडी है। ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ों में फर्क पड़ेगा, जैसे आपकी रिलेशनशिप, आपके एम्प्लॉयमेंट में, आपके एजुकेशन में। ये एडल्ट और बच्चों दोनों में देखने को मिलता है। और ज़्यादातर लेकिन इसके जो सिम्टम होते हैं ये बच्चों में ही देखने को मिलते हैं। अब इसके सिम्पटम बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकते हैं और बहुत कम भी हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ तो ऐसा होता है कि बच्चों में बचपन में देखे गए और धीरे-धीरे बड़े होते में वो ठीक हो गए। उनको उनका जो उनको एनवायरनमेंट मिला, तो वो ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट मिल गया, बच्चे को वो ऑलरेडी ठीक हो गया। और कुछ बच्चा ऐसा होगा जिसको ये डिसऑर्डर था, बट उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो इसके कारण वो थोड़ा-थोड़ा ऐसा ही रह गया, उसको ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया। ठीक है, अब
एडीएचडी इम्पैक्ट कैसे करता है डेली लाइफ पे? तो रियल लाइफ चैलेंजेस में क्या होता है कि आपको डेली अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप सही से बात नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपको कोई काम बोला गया है, आप उस काम पे फोकस्ड ही नहीं है, आप 2 मिनट करने गए, फिर आपको मन ही नहीं किया करने का। फिर क्या हो सकता है, आपकी स्कूल में जो परफॉर्मेंस होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। आपके सोशल इंटरेक्शंस में आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो भी आप ढंग से नहीं मिला पा रहे, ठीक है। आप किसी को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या आपको जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ लग रहा है, बच्चा जो है वो किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा था, उसे कुछ लग रहा है बट वो उससे भी नहीं बता पा रहा, उससे अपनी प्रॉब्लम बताने में भी चैलेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का सिम्टम है। फिर जो नेक्स्ट चीजें हैं, आप कॉग्निटिव और बिहेवियरल सिम्टम में फर्क क्या क्या आएगा, मतलब असल में क्या क्या सिम्टम दिखेंगे एक एडीएचडी वाले बच्चे में या एडल्ट में, ठीक है। तो कॉग्निटिव सिम्टम में क्या क्या आएगा कि वो जल्दी से साइड ट्रैक्ट हो गया, मतलब हमने उसे कोई काम बोला, ठीक, वो 2 मिनट के लिए उसने पूरी मोटिवेशन से किया, फिर अचानक से उसने कहा कि नहीं हम नहीं कर रहे, ठीक। वो बहुत जल्दी भूल जाता है, ठीक। कोई भी काम पूरा करने में, उसे छोटे छोटे काम पूरे करने में, कि हाँ यहाँ जाओ, यहाँ चीनी ले आओ, उसे ये करने में भी दिक्कत हो रही है, ठीक। और अपनी बातों पे वो बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा है, बच्चा है या बड़ा है, वो अपनी बातों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो करना चाहता है पर वो नहीं कर पा रहा है, ठीक। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बस मतलब जो लोग नॉर्मली होते हैं वो लोग आलसी होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि आप अपनी चीजों को इनसे ले जोड़ लें। ठीक। अब इम्पल्सिव बिहेवियर कैसा होगा? तो इम्पल्सिव बिहेवियर जैसे कि डिसीजन ले लेना तुरंत, बिना कुछ सोचे, ठीक। छोटे बच्चे, कई बार ऐसा होता है कि कुछ छोटे बच्चों ने बस कुछ भी हुआ और तो इम्पल्सिव बिहेवियर, ठीक है। तो अब ये चीज नॉर्मल भी है, ठीक। कब, लेकिन जब वो बच्चा बहुत छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चा बड़ा हो रहा है और आप उसे सिखा रहे हैं कुछ, ठीक, स्टिल वो बार बार बिना कुछ सोचे कर ले रहा है, तब आपको सोचना है कि हाँ कहीं ये डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नहीं सोच लेना है। तो इसीलिए इस चीज को बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना डायग्नोस करे, प्लीज इस चीज को सीरियसली मत लीजिए, ठीक है। और अपने बच्चे में आप कोई बड़ा है उसको ये डिसऑर्डर बोलने की कोशिश मत करिए, ठीक है। इससे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। डायग्नोस कैसे कर सकते हैं एडीएचडी में? सबसे पहले हम इसकी इंटरव्यू लेते हैं, हम पूरी पूरी हिस्ट्री जानते हैं। अगर वो बच्चा मान लीजिए बचपन से बड़ा हो गया, मान लीजिए 10 साल तक का हो गया, तो हम उसके मम्मी पापा से 5 साल की इन्फॉर्मेशन लेंगे। हम इंटरव्यू सबका करेंगे, उसके टीचर्स का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, पूछेंगे अच्छा कैसे बिहेव करता है, ये छोटा काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, ठीक है, या फिर कैसे बिहेव करती है, ठीक है। ये सब कुछ पूछेंगे। उसके बाद दूसरा ऑब्जर्व करेंगे उसका बिहेवियर, हम उसे कुछ सिंपल टास्क देंगे जो वो करेगा, जब वो नहीं कर पा रहा होगा तब। फिर तीसरा, हम उससे बिहेवियरल क्वेश्चनेयर्स पूछेंगे, ठीक है। अच्छा मान लो हम उसके सामने कोई सिचुएशन रख देंगे, ठीक है। हमने रख दिया कि मान लो तुम्हारा दोस्त गुस्सा हो गया तो तुम अब क्या करोगे, ठीक। तो वहां पे वो बच्चा बिना सोचे जवाब दे देगा, गुस्सा हो गया तो मार देंगे, ठीक। अगर उसने ऐसा कोई जवाब दे रहा है तब हम एक बार के लिए सोचते हैं, ठीक। वरना ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट होता है और एक चीज का याद रखिए, कम से कम 6 महीने तक हम लोग इन सारे सिम्टम्स को बार बार देख रहे होते हैं, ठीक है। 6 महीने तक, ठीक है, लगभग लगभग, कि हम उसे कोई काम बोल रहे हैं पर वो फंक्शनिंग सही से नहीं कर पा रहा है, तब जाके हम किसी को बोलते हैं कि हाँ उसको एडीएचडी है, ठीक है। इतनी जल्दी नहीं बोल दे रहे हैं, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसे इतनी जल्दी मान लेने की कोशिश ना करें, मान लेने पर प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, ठीक है। और अगर लग रहा है कि है तो इसके इलाज हैं। हम इसे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, पर हाँ इसे बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और बड़े होते होते में तो हम ऑर्गेनाइज करना बच्चों को आराम से सिखा सकते हैं, ठीक है। फिर एडीएचडी वर्क प्लेस में चैलेंजेस और सॉल्यूशंस, कैसे वर्क प्लेस में कैसे क्या चैलेंज आएगा एडीएचडी में, क्या हो सकता है, सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है वर्क पे। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई काम बोला गया बट आप वो काम नहीं कर रहे, फिर आप अपनी आपकी टेबल कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, आपने सामान इधर फेंक रखा है, कोई चीज इधर रखी हुई है, ये सब। फिर आपको कोई डेडलाइन दी गई कि हाँ मुझे 2 दिन में काम चाहिए, आप वो 2 दिन में नहीं कर पाते, आप कोई छोटा सा छोटा काम भी आप 2 दिन में नहीं कर पा रहे, ठीक। ये सारी प्रॉब्लम से प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा इंसान की, ठीक है। लेकिन वर्क प्लेस के एडजस्टमेंट, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका आपका जो मैनेजर है वो अच्छे मिल गए, ठीक। वो आप लोगों को वो वर्क को पंक्चुअल करना सिखाए, मतलब पंक्चुअलिटी दिखाए कि हाँ टाइम से आओ, ठीक है, आप उसकी बात मानते हो, ठीक। फिर उसके बाद में वो काम करना खुद से सिखा देगा, अच्छे वाले काम को तुम इतनी आसानी से नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, लो ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, तो वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अगर धीरे धीरे सिखाया जाए, ठीक, तो सिग्निफिकेंटली एडीएचडी बहुत कम हो सकता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा कम, ठीक है।
और जिन लोगों को बचपन से पता है कि उन्हें ADHD है, वो लोग तो इस चीज़ पे बड़े होते होते में प्रॉपरली पूरे तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अच्छा अभी उनका मन नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उन्हें कोई डिसऑर्डर है, ठीक? इसलिए नहीं कि वो लेजी हैं, ठीक है? अगर आप नहीं कर रहे हैं, ठीक, तो हो सकता है आप लेजी हो, ठीक? खुद को डिसऑर्डर का नाम दे करके बचाने की कोशिश ना करें। मैं बार बार ये चीज़ याद दिला रहा हूँ, ठीक है? फिर ट्रीटमेंट और अप्रोच क्या है ADHD की? तो ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस आती हैं, बिहेवियरल थेरेपी आती है, और कुछ स्टिमुलेंट्स आते हैं जिससे क्या होता है, जो कंट्रोल है इम्पल्स के ऊपर वो बढ़ जाता है, और जो सिम्टम्स होते हैं हाइपर एक्टिविटी के वो घट जाते हैं, और इन अटेंशन यानी कि अटेंशन ना दे पाने के सिम्टम्स भी घट जाते हैं। फिर जिन लोगों को स्टिमुलेंट्स का रेजिस्टेंस है, मतलब जिन पे दवाइयाँ जल्दी काम नहीं कर रही हैं, हम उन लोगों को बिहेवियरल थेरेपी देने की ही कोशिश करते हैं, उससे उनमें ऑलमोस्ट कंट्रोल आ जाता है। फिर हम लोग उन्हें कोचिंग देते हैं, सपोर्ट ग्रुप बनाते हैं, लोगों में आपस में बात करना सिखाते हैं। धीरे धीरे इन ट्रेनिंग्स के थ्रू ADHD की मात्रा दिन पर दिन कम हो जाती है। फिर आज अब हम लोगों ने एक इनोवेशंस भी कर रहे हैं हम लोग ADHD के लिए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने नई रेडियो इमेजिंग टेक्निक्स निकाली हैं, जिसके थ्रू हम ब्रेन में डायरेक्टली देख सकते हैं कि अच्छा कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कि इसको ADHD है या नहीं है। ये जो हमारे पास में जो पर्सन खड़ा है, उनको ADHD है या नहीं है, ये हम प्रॉपरली पता लगा सकते हैं। इस रिसर्च से हमें बहुत सारा फायदा हुआ है, ठीक है? हम लोग अब जल्दी जल्दी पता लगा लेते हैं। हम यहाँ पे बता पाते हैं कि कितना सीवियर है, बहुत कम है, या कब से हुआ है। हम टाइप फिगर का बता ले जाते हैं कि ये जेनेटिक ही आया है, ठीक है? ये सारी चीजें भी हम बता लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, इसका कोई सिंगल कॉज नहीं है ADHD का। इसका कॉज है जेनेटिक्स हो सकता है, ब्रेन की केमिस्ट्री में चेंज हो सकता है, यानी कि डोपामिन का इम्बैलेंस हो जाना, बहुत ज़्यादा डोपामिन निकलना है, बहुत कम डोपामिन निकलना, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में एक पर्सन गया, तो ऐसा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें जो इस वीडियो में बताई गई हैं। आपको कोई मेडिकल का टॉपिक चाहिए जो आप हमसे चाहते हैं कि हम आपको नोट्स बना के दें हैंड रिटन, तो हम आपको वो भी दे सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, या आप हमें डायरेक्ट जीमेल कर सकते हैं कि आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए, हम आपको वो शेयर कर सकते हैं। आप हमें किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्ट मैसेज करिए और हमसे कॉन्टैक्ट में रहिए। थैंक यू सो मच।